एक बार फिर से आप सभी यूट्यूब दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अविकारी शब्द और संज्ञा के विकार, जिसमें हम लिंग वचन कारक पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द पढ़ेंगे, उसमें अनेकार्थक शब्द जिसको हम शब्द युग्म बोलते हैं, समानार्थक शब्द जिसको हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द जिसको हम विलोम शब्द बोलते हैं, काल, वाच्य और विराम चिन्ह। ये सारे ही टॉपिक आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें। हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड हिंदी एग्ज़ाम 2011 से लेकर 2024 तक की जितनी भी एग्ज़ाम हुई हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो हम हर एक वीडियो में आपके सामने लगातार प्रस्तुत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं और आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से ये भी पता चल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो पर अंत तक बने रहें। किसी क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन का जवाब अगर गलत आ जाता है तो वो भी आप बताने की चेष्टा करें। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आरपीएससी सेकेंड ग्रेड हिंदी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इनमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगातार रिपीट होते रहते हैं। उन क्वेश्चनों को हमने सिर्फ एक ही बार इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि जो रिपीट होते रहते हैं उनको बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो शुरू कर रहे हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन है, व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। तो यहाँ अप्रभावित रहता है मतलब उसमें लिंग वचन कारक के अनुसार उसका रूप नहीं बदलता, वो अव्यय या फिर इसको अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह चुपके से चला। इस पंक्ति में चुपके से क्या है? तो यहाँ कुछ अव्यय दिए गए हैं तो इनमें से आपको बताना है। तो हमने आपको इसकी ट्रिक भी बताई है। अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रिया विशेषण वाला टॉपिक अगर देखेंगे तो वहाँ आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी। मतलब वह कैसे चला, कैसे का जवाब आता है तो वो कौन सा क्रिया विशेषण होता है? वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अन्य जो क्रिया विशेषण हैं वो भी आप ट्रिक के माध्यम से वहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में अव्यय शब्द कौन सा है? तो यहाँ चारों विकल्पों में हम बात करें तो परंतु जो है ये अविकारी या अव्यय शब्द होता है और ये किस में आता है? ये समुच्चय बोधक अव्यय में आता है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अव्यय की। अव्यय या अविकारी शब्द उनको कहा जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करें, निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण आपको बताना है। तो यहाँ विस्मयादिबोधक अव्यय का उदाहरण है वह है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द भेद अव्यय कहलाता है? तो यहाँ हम बात करें तो क्रिया विशेषण जो है वो अव्यय कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा नहीं है? तो यहाँ 3 तो समुच्चय बोधक अव्यय हैं और एक स्थान बोधक अव्यय है, वो है सामने। आगे है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा नहीं है? तो यहाँ हम बात करें तो 3 तो क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं, एक नहीं है, वो है अनगिनत। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो हम देखें, इसमें निपात आया है, इसमें निपात आया है और इसमें भी निपात आया है। तो वह पढ़ाई कर रहा है,
इस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। इस वाक्य में आपको समुच्चय बोधक अव्यय छांटना है। तो यहाँ हम बात करें, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है ताकि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? तो वो वाक्य है, यह काम पहले करना चाहिए। इसमें संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी तीनों विकल्पों में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपके पास ऐसे वीडियो तुरंत पहुंच सके। हमने अपने चैनल पर कक्षा 6 से लेकर 10 तक के एसएसटी से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन इस YouTube चैनल पर अपलोड कर रखे हैं और कक्षा 6 से लेकर 10 तक की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं उनके भी क्वेश्चन आप इस चैनल पर देख सकते हैं। और कक्षा 8 से लेकर 12 तक की जो हिंदी की पुस्तकें हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। और कक्षा 10 की जो मैथ की बुक है उसकी जो एक्सरसाइज हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज भी आप इस YouTube चैनल पर देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन सा नहीं है? तो यहाँ छात्र नहीं आएंगे, अध्यापक जानता था, यही क्रिया विशेषण उपवाक्य नहीं है। बाकी तीनों क्रिया विशेषण उपवाक्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण से संबंधित सही कथन इनमें से कौन सा नहीं है वाला पूछा गया है। तो इसमें सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ये बात गलत है। बाकी तीनों विकल्प जो हैं वो पूरी तरह से सही हैं, इनको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह अचानक चला गया। इस वाक्य में कौन से क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो हमने पहले भी बात की थी, वह कैसे चला गया, तो वह अचानक चला गया। ऐसा क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। आगे हम बात करें समुच्चय बोधक अव्यय, आपको इन चारों ए ब स द से ढूंढने हैं। समुच्चय बोधक अव्यय एक तो क्योंकि है और एक तथा है, तो इसका विकल्प नंबर क बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ निगम जो है ये पुल्लिंग शब्द है, बाकी सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, वचन के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो यहाँ चारों विकल्पों में बात करें तो इसमें दिया गया है कि वाक्य में वचन की जो पहचान होती है वो केवल क्रियाओं के द्वारा होती है, यही बात इसमें गलत है। बाकी तीनों विकल्प पूरी तरीके से सही पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, राम कलम से लिखता है। इस वाक्य में कर्ता के अलावा कौन सा कारक है? तो यहाँ जिस साधन के द्वारा लिख रहा है तो साधन का बोध कराने वाला जो कारक होता है वो करण कारक होता है, तो ये करण कारक इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कविता सविता से अच्छा गाती है। तो यहाँ तुलना हो रही है, तुलना वाले में कौन सा कारक होता है? संबंध तो यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि संबंध प्रकट का के की ना ने नी इनसे संबंध प्रकट, रा रे री इनसे संबंध प्रकट होता है। मगर ये जो है वो कविता सविता से अच्छा गाती है, तो तुलना हो गई, भिन्नता हो गई, एक दूसरे से अलग होने का भाव यहाँ हो रहा है। तो यहाँ संप्रदान कारक का प्रयोग हमें देखने को यहाँ अपादान कारक का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है, खल का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ हम बात करें, धरती जो है ये खल का समानार्थी नहीं है, बाकी तीनों खल के समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का सही अर्थ किस विकल्प में प्रयुक्त हुआ है?
तो ये पक्षी, दांत, चंद्रमा, इन तीनों में द्विज शब्द का अर्थ प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, वाणी शब्द के अनेकार्थक में से कौन सा विकल्प वाणी शब्द का अर्थ नहीं है? तो यहाँ तीर जो है ये वाणी शब्द का अर्थ नहीं है, बाकी तीनों वाणी से संबंधित इसके अर्थ हैं। अगला प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द पंख से संबद्ध कौन सा शब्द नहीं है, कौन सा विकल्प नहीं है? तो वो है पंचक। बाकी पंख से संबंधित तीनों ही इसके अर्थ हैं। अगले प्रश्न पर चलें, विग्रह शब्द का अर्थ इन चारों विकल्पों में से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो ये विचार जो है ये विग्रह शब्द का अर्थ नहीं है, बाकी तीनों ही शब्द जो हैं वो विग्रह के अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न है, अनेकार्थक शब्द द्विज का अर्थ इसमें से किस विकल्प में संगत नहीं है? तो यहाँ हम बात करें हाथ जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यम का पर्यायवाची शब्द इन चारों विकल्पों में कौन सा है? तो वो है किनाश, यही इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से बाज शब्द का पर्यायवाची शब्द इन चारों विकल्पों में से कौन सा नहीं है? तीन तो बाज के पर्यायवाची हैं, एक जो है वो है शार्दुल जो शेर का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? तो यहाँ हम चारों विकल्पों में बात करें तो विभा जो शब्द है ये प्रकाश का पर्यायवाची माना जाता है। आलोक, उजाला, प्रभा, आभा, दीप्ति, छवि, ये सभी किसके हैं? प्रकाश के पर्यायवाची माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा का पर्यायवाची शब्द इन चारों विकल्पों में से कौन सा नहीं है? तीन गंगा के पर्यायवाची हैं, एक जो नहीं है वो है हंसजा, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। आगे पूछा गया है, बादल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमने एक आपको ट्रिक बताई थी, किसी शब्द के अंत में जय और द या फिर धी आता है तो इसके आधार पर आप इसकी पहचान कर सकते हैं। जय आ जाए तो वो जन्म लेने वाला होगा, द या धी आ जाए तो वो देने वाला होता है। तो यहाँ हम बात करें इसमें द है, इसमें द है, इसमें द है, तो ये तीनों ही बादल के पर्यायवाची हैं। जय जन्म लेने वाला, नीरज नीर में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल होता है। इस प्रकार आप इसको सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द का समूह है इस विकल्प में कौन सा है? तो इसका तनया, आत्मजा, नंदिनी, तनुजा, ये सभी पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सखी का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ तीन शब्द जो हैं, तीन विकल्प जो हैं वो सखी के पर्यायवाची हैं, एक जो नहीं है वो है ललना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ऐसे ही वीडियो का आनंद लेते रहें और अपनी तैयारी को उचित आधार प्रदान करें। अगला प्रश्न है, रिज्जू शब्द का पर्यायवाची शब्द इन चारों विकल्पों में से कौन सा नहीं है? तो तीन विकल्प रिज्जू के पर्यायवाची हैं, एक जो नहीं है वो है सीधा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इसमें राक्षस शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? इसमें यायावर जो है ये राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी तीनों ही राक्षस के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में परस्पर सभी शब्द जो दिए गए हैं वो पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ हम बात करें तोय, तड़ाग, आपका, आपगा, ये तीनों ही अलग अलग शब्द हैं जो किसी एक के पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो इसमें हम बात करें तो दसन और रदन, ये जो हैं ये दांत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निरुजता शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो इसका सही विलोम शब्द होगा रुग्णता। अगला प्रश्न है, आलोक शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है। तो आलोक का विलोम शब्द हो जाएगा तम, तम होता है अंधकार, आलोक होता है प्रकाश। सरुजता शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है।
तो यहाँ इसका विलोम शब्द हो जाएगा निरुजता। अगला प्रश्न है अनुलोम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो अनु जो शब्द है उसका विलोम प्रति होता है। तो यहाँ प्रति किस में लगा है, प्रतिलोम। यहाँ अनु उपसर्ग, लोम में अनुपसर्ग लगा है, यहाँ लोम में प्रति उपसर्ग लगा है, जो दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इप्सित शब्द का विलोम शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही विलोम शब्द होगा अनिप्सित। विकल्प घ इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है इनमें से सही विलोम शब्द युक्त जोड़ा कौन सा है। तो वो हो जाएगा खंडन का विलोम शब्द हो जाता है मंडन। अगला है सघन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो सघन का विलोम होता है विरल। अगले प्रश्न पर चलते हैं किस विकल्प में सही विलोम युग्म दिया गया है। तो यहाँ हम बात करें तो इसमें आकुल व्याकुल, हताश निराश, सुरती निर्ति और कटु तिक्त। तो यहाँ हम बात करें इनमें जो सही है वो है आकुल व्याकुल वाला। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। तो 3 जोड़े तो सही हैं, एक जो सही नहीं है वो है सदाशय महाशय। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संगत विलोम शब्द वाला युग्म कौन सा नहीं है। मतलब 3 सही 1 गलत यहाँ आपको ढूंढना है। तो इष्ट का अभीष्ट नहीं होता, बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी। इस वाक्य में आपको काल बताना है। तो यहाँ काल 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो यहाँ थी के कारण हमको पता चल गया ये भूतकाल है। तो भूतकाल में भी कौन सा काल है। तो उसने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया। तो पूरा कर लिया मतलब पूर्ण भूतकाल यहाँ हो चुका है। अगर हम आसन भूतकाल की बात करें तो इसमें हो जाएगा उसने पूरे घर की सफाई कर दी है। मतलब वो आसन भूत हो गया, मतलब उसने अभी अभी ये कार्य कंप्लीट किया है। और हम बात करें संदिग्ध भूत की तो इसमें वाक्य हो जाएगा उसने पूरे घर की सफाई कर दी होगी। सामान्य भूतकाल में ये किस प्रकार वाक्य बन जाएगा, उसने पूरे घर को साफ किया। अगला प्रश्न है अनवर गया होगा। इस वाक्य में आपको काल बताना है। तो अनवर गया होगा, तो इसमें हमें क्या है, संदेह है कि अभी तक वो गया है या नहीं गया है। तो ये संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि वो चला तो गया है तो वो भूतकाल में आ जाता है। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग किया है। तो यहाँ हम बात करें शायद वह जयपुर जाए। इसमें शायद लग गया तो उसको संदेह है कि वो जयपुर जाएगा या नहीं जाएगा। यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य का सही उदाहरण आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आम खाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से असंगत कथन को आपको छांटना है। तो यहाँ 3 विकल्प बिल्कुल सही हैं, एक विकल्प गलत है। वो है जहाँ स्थिति निश्चित नहीं हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये बात गलत है। बाकी तीनों विकल्प पूरी तरीके से सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है विराम चिन्ह का नाम और उसका सामने चिन्ह दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा उसमें सुमेलित नहीं है। तो यहाँ हम बात करें घ वाला त्रुटिपूरक या फिर हंस पद जो चिन्ह होता है, इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार लगता है कि वाक्य में हम अगर कोई शब्द भूल जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा चिन्ह लगाकर ऊपर वो शब्द हम लिख देते हैं। तो यही इसमें उचित मेल का नहीं है। ये आगे जो चिन्ह दिए गए हैं ये लोप सूचक चिन्ह दिए गए हैं। बाकी तीनों विकल्पों के सामने सही चिन्ह दिए गए हैं। इसी के साथ अपना आज का ये
वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम जब भी लेके आएँ वो आपके पास तुरंत पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।